हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आईएएस पीसीएस की तैयारी की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। आज जो टॉपिक है वो 10th की एनसीईआरटी का सेकंड लेक्चर है। मैंने पहला लेक्चर डाला था 2 दिन पहले, अब आपको ये सेकंड लेक्चर है। चैप्टर 1 है एनसीईआरटी क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन और विकास। उस पे लेक्चर वाइज में एक एक लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटी और जियोग्राफी मैपिंग और जियोग्राफी की क्लासेज, एनसीईआरटी की क्लासेज आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे एक बार विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं सतत पोषणीय विकास। मैंने यहीं पे आपको छोड़ा था। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की आवश्यकता की अवहेलना न करे। कि भविष्य में किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है, उनका दोहन कितना हो, उसकी अवहेलना न करे। यानी वर्तमान प्रक्रिया भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हो। ये हुआ सतत पोषणीय विकास। असल में शुरुआत जो हुई थी 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रों ने, देशों ने ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में उन्होंने सम्मेलन किया। एक सम्मेलन किया जिसको पृथ्वी सम्मेलन नाम से जाना गया। पृथ्वी सम्मेलन नाम से जाना गया। इसके बारे में अगर देखिए, अभी सिर्फ एक आइडिया दे देता हूं, उसके बाद पर्यावरण वाली क्लास में आप देख लेंगे या अलग से करंट अफेयर बनाएंगे। रियो डी जेनेरो 1992 में जब सम्मेलन किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य चर्चा का विषय था उस समय, जलवायु परिवर्तन पर और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी सम्मेलन रखा गया और एक एजेंडा प्रस्तुत किया गया, एक रूपरेखा प्रस्तुत किया गया, एक रूपरेखा भविष्य के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21, यहां पे 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी के लिए, 21वीं शताब्दी के लिए, 21वीं शताब्दी के लिए, 21वीं शताब्दी के लिए। 21वीं शताब्दी क्या होती है, अगर आपको यहां से थोड़ा सा हट के बताओ। 21वीं शताब्दी का मतलब सन 2000 से लेके 3000 के बीच तक, 2000 से लेके 2009 तक कर दूं, यानी 3000 के पहले, 2000 से लेके 3000 के पहले 21वीं शताब्दी बोला जाता है, ठीक। 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21 किया गया कि ये, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को प्रस्तुत करना, देशों के लिए एक रूपरेखा देना कि इस तरीके से यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से यूज करना है। एजेंडा 21 हुआ। ये यूएनसीईडी जो ये रियो डी जेनेरो में बैठक हुई है 1992 का एक रिजल्ट था। उसके बारे में आपको बाद में कभी विस्तार से बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं संपोषणीय विकास की। होगी संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से करना है, इसकी बातें देख लेते हैं। इनका नियोजन कैसे किया जाए, इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है भारत जैसे विविधतापूर्ण राज्य के लिए। तो यहां पे जैसे लिखा हूं, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ये जैसे आप सोचिए, ये शब्द जो जटिल प्रक्रिया है, ये शब्द अगर आप उसमें लिखेंगे, मेंस में लिखेंगे, तो आपके आंसर अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, क्योंकि हमारी भारत की जो विविधता है, हमारे भारत की है, जो लिख रहा हूं उसी को देखिए, अभी और चीजें नहीं देखना है। भारत एक विविधता वाला देश है, विविधता वाला देश है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत में जैसे अभी पूर्वोत्तर में देखिए तो बांस का उत्पादन होता है, लेकिन कागज के उत्पादन में वो पीछे है। कहीं पे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में देखिए तो वहां पे खनिजों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन वो उनका दोहन नहीं कर पा रहे। उधर पंजाब, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन चीनी मिल ज्यादा विकसित चीनी मिल जो है वो दक्षिण भारत में है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन उसका दोहन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारे पास हमारे कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास समुचित चीजें होने के बाद भी वो विकसित नहीं है।
दूसरी तरफ जल, जैसे अभी देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में जल अधिक है लेकिन उसका दोहन वो नहीं कर पा रहे, उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से संसाधन का नियोजन करना भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। तो संसाधन के नियोजन करने में हमें ध्यान रखना है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हो, और राज्यों को आत्मनिर्भर, यानी भारत को ही कहूं, भारत को इन संसाधनों के लिए आत्मनिर्भर बनाना हो। जैसे मैं कहूं हमें क्या, हमारा लक्ष्य क्या होता है, निर्यात और आयात, अगर लिख रहा हूं दो शब्द निर्यात और आयात, तो हमें आयात को घटाना है और निर्यात को बढ़ाना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आयात को, जो लौ हुआ किसी भी प्रकार के संसाधन को हम जो निर्यात करते हैं उसको हम कम करें, और आयात अधिक, निर्यात करते हैं वो अधिक हो और आयात कम करना चाहिए, यानी हम लोगों को अपनी चीजें पहुंचाएं और लेने वाला काम कम करें। याद होगा आपको, इतिहास में पढ़ाया गया है, भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्योंकि ये संसाधन से परिपूर्ण था। अंग्रेज लोग आए यहां पे, ताज्जुब माने जब शुरुआत हुई थी, यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था, कोलंबस भारत में आया, मसाले लेके गया और 60 गुना अधिक उत्पादन किया। जब वो इतना ज्यादा मुनाफा पाया तो क्या किया, वो जाके यूरोपीय शक्तियों को लेके आया। मतलब भारत जो था हमेशा से परिपूर्ण था, हमेशा से संसाधनों का परिपूर्ण था, लेकिन भारत की जो जनसंख्या कहूं, भारत की व्यवस्था थी, संसाधनों का नियोजन भारत में हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। इसलिए लिख रहा हूं, संसाधन नियोजन भारत जैसे राज्य, भारत जैसे देश में एक जटिल प्रक्रिया है। भारत सरकार आजादी के बाद 1950 के बाद 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना ले आया, तो उसमें भी संसाधन के नियोजन की बात करने लगा। संसाधन के नियोजन के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए। इसके दिमाग में था कि संसाधनों का उचित और विवेकपूर्ण उपयोग हो, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे मैंने कल अभी थोड़ी देर पहले एक चीज कहा था, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, मैं A to Z पे दिखा रहा हूं, ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक पेज यहां पे दिखा दे रहा हूं कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए संसाधन तो है, लेकिन किसी की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। या दूसरे शब्द में कहूं, जो एनसीईआरटी में लिखा, हमारे पास पेट भरने के लिए रोटी बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए रोटी नहीं है। तो ये बात है। अब चलिए बात करते हैं, मैं आपको रिपोर्ट की बात कर रहा था, वुड्सलैंड आयोग की रिपोर्ट है, मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट में एक चीज बताया गया है, 2019 में एक रिपोर्ट आया था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यहां पे मैं ऐड करना सही समझूंगा। उसमें रिजल्ट आया था 1969 में, 1969 में भारत या किसी भी देश की, भारत जैसे देश में जो संसाधन का उपयोग था, उपलब्ध भू संसाधनों का उपयोग करीब 13 महीनों में होता था, 13 महीनों में होता था। लेकिन 2018 में यह उपयोग मात्र 7 से 8 माह हो गया, 7 से 8 माह हो गया उपयोग। मतलब जैसे भारत में, मान लीजिए भारत जैसे देश की बात करूं, विश्व परिषद की बात कर रहा हूं, भारत जैसे देश में अगर एक संसाधन, मतलब अगर मान लीजिए 100 किलो खनिज मिल रहा है, एक एग्जांपल के लिए 100 किलो खनिज मिल रहा है, तो 100 किलो खनिज खर्चा करने में पूरा भारत को 13 महीने लगता था 1969 में। लेकिन आज के समय में हम इतने ज्यादा लालची प्रकृति के हो गए हैं कि हम उस संसाधन का उपयोग 7 से 8 महीने के लिए कर रहे हैं। अगर संसाधन का समझ लीजिए कि हम 200% दोहन कर रहे हैं, 200%, 100% नहीं, 200% अधिक उसका दोहन कर रहे हैं। अगर मैं जल संसाधन की बात करूं, भूजल की बात करूं, तो पंजाब की हालत देख लीजिए, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, इतना ज्यादा हम भूजल का दोहन कर लेते हैं, इतना ज्यादा दोहन कर लेते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में, या भारत के अनेक शहर हैं जहां पे जून के बाद पानी की कमी हो जाती है। या आप पंजाब की देख लीजिए, अगर परसेंटेज की बात करूं, अप्रॉक्स बहुत एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन पंजाब में 400% भूजल का उपयोग किया जा रहा है। मतलब 100% नहीं, 400%, 4 गुना अधिक उत्पादन किया जा रहा है। यानी इनका जो भूजल संसाधन है, अगर देखा जाए एक साल में जितना उपयोग करना चाहिए था,
एक साल में 4 साल के बराबर इन्होंने उपयोग किया है। वही यहां पे है कि एक साल में जो उपयोग नहीं होता था पहले, वो अब 7 से 8 महीने में हो जा रहा है। यहां पे लिखा भी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1904 ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन को एक बार फिर पुनरावृत्ति किया और 1987 में वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। इसे सतत पोषणीय विकास में जोड़ा गया। ठीक है, और इसका जो थीम था आवर कॉमन फ्यूचर था। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं भू संसाधन क्या है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर किया करिए। छोटे छोटे वीडियो करके मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की क्लास में रेगुलर ले रहा हूं। चलिए देखते हैं भू संसाधन क्या होते हैं।